हेलो दोस्तों, मुझे भी पता है कि आपको भी पैथोलॉजी पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो हम दोनों मिलकर साथ में पैथोलॉजी की पढ़ाई करना आपसे चालू करेंगे। इस चैनल पे हम हर रोज़ रेगुलरली पैथोलॉजी की वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। हो सकेगा तो हर रोज़ ही डालेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लामेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखना है आपको डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मेमेलियन टिश्यू टू द इंजरी ऑफ एनी एजेंट। मतलब कि एक हमारे जीवन का, हमारे बॉडी का एक प्राइमरी रिस्पॉन्स है टू एनी एजेंट जो कि बाहर से आता है, उसके लिए हमारा रिस्पॉन्स है। हमारी बॉडी में कुछ भी होगा, सबसे पहले बॉडी क्या दिखाएगी? इन्फ्लामेशन। कोई भी इंजरी होगी, कुछ भी होगा, उसका सबसे पहला रिस्पॉन्स होगा इन्फ्लामेशन। अब हमारे इन्फ्लामेशन के 5 साइन है, 5 साइंस है। उसको क्या बोलते हैं? 5 साइंस जिसका नाम है रूबर, ट्यूमर, कैलोर और डॉलर। रूबर मतलब होता है कि रेडनेस, ट्यूमर मतलब होता है कि स्वेलिंग, कैलोर मतलब होता है हीट, और डॉलर मतलब पेन। ये 5 बेसिक साइन है। ओके, ये 5 साइन आपको इन्फ्लामेशन में देखने को मिलेगी। अब 2 टाइप के इन्फ्लामेशन होते हैं। 2 टाइप कौन से हैं? एक तो है एक्यूट और दूसरा है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब सबको पता ही होगा। एक्यूट मतलब कि इंजरी हुई उसके बाद तुरंत ही जो दिखेगा उसको बोलते हैं एक्यूट, और क्रोनिक मतलब लंबे टाइम के बाद दिखेगा, उसको बोलते हैं क्रोनिक। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन। इसको पढ़ने के लिए, हम इसको इजीली पढ़ाई कर सके, इसके लिए इसको हम 2 टाइप में डिवाइड करें। 2 इवेंट मेनली उसमें होता है, एक वास्क्यूलर, 2 इवेंट वास्क्यूलर वास्क्यूलर सेकंड सेल्यूलर। देखो दोस्तों, मेरे स्पेलिंग में कोई गड़बड़ हो तो आप समझ लेना, क्योंकि मेरी स्पेलिंग थोड़ी कच्ची है इसके लिए। अब वास्क्यूलर इवेंट, वास्क्यूलर वास्क्यूलर पढ़ना है तो वेसल्स, वास्क्यूलर मतलब वेसल के रिलेटेड इसमें हमें पढ़ना है। अब देखो, अब हम जब जब हमें कहीं पर भी चोट लगती है, मानो कि मुझे यहाँ पर चोट लग गई। अब चोट हुई तो मेरी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी? बॉडी का ऐसा फंडा होगा कि ब्लीडिंग जो हो रहा है उसको स्टॉप कर दे। रेडी? तो सबसे पहले वो क्या करेगी? वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन करके ये ब्लड ब्लीडिंग जो निकल रहा है उसको स्टॉप करने की ट्राई करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, इसमें होगा वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो चुका है हमारा। तो अब देखो, वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, यहाँ पर वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, मतलब कि इधर ब्लड कम मिलेगा। ब्लड कम मिला तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमें बॉडी को फिर से ब्लड सप्लाई बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए फिर ये थोड़ी देर बाद वाजो डायलेशन भी कर देगी, क्योंकि नॉर्मल भी करना है उसके लिए। तो वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद होता है वाजो डायलेटेशन। देखो, वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन मेनली फॉर 3 मिनट, अप टू 3 मिनट तक ही होता है। 3 मिनट से 5 मिनट देख लो। 5 मिनट के बाद आधे घंटे तक, अप टू 30 मिनट, क्या होगा? वाजो डायलेटेशन। वाजो डायलेटेशन हो जाएगा। अब इसको प्रॉपरली ब्लड मिल रहा है। अब वाजो डायलेटेशन हुआ, यहाँ पर वाजो डायलेटेशन हुआ, मतलब कि यहाँ पर ब्लड ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पर ब्लड जाएगा। देखो आप यहाँ समझो, ये वेसल है, इसका डायलेटेशन हुआ, मतलब इतना पाथ था जो पहले, वो बढ़ के अब इतना हो गया है। दोनों तरफ हम करते हैं, देखो इतना हुआ। तो इधर आसपास में जो है, इधर से इधर, इधर से इधर, ये ब्लड जो जा रहा है इधर प्रेशर तो लगाएगा, इधर प्रेशर बढ़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। रेडी? तो इसके बाद होगा इंक्रीज लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब प्रेशर बढ़ा तो ब्लड यहाँ पर जमा होना भी चालू हो ही जाएगा। इधर प्रेशर बढ़ रहा है दोनों तरफ, तो इधर ब्लड जमा होना चालू हुआ कि नहीं? ये देखो, आप सीधा देख सकते हो, इधर ब्लड भराना चालू हो चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेसिस। इसको बोलते हैं स्टेसिस। स्टेसिस मतलब किसी जगह पर ब्लड का ऐसा एक्यूमुलेट होना, उसको बोलते हैं स्टेसिस। स्टेसिस हुआ, कहीं पर स्टेसिस हुआ मतलब आपको साफली दिखने लग जाएगा कि क्या हो रहा है। स्टेसिस मतलब समझ लो कि इन्फ्लामेशन हो चुका है, ऐसा ही। कहीं पर कुछ पस भर जाता है, वैसा सब नहीं होता, इन्फ्लामेशन हुआ तो हाँ बस वैसा ही हो गया। ये था हमारा वास्कुलर इवेंट। वेसल के रिलेटेड जो था वो हाँ, और फिर इसमें एक होगा
क्या बोलते हैं उसको, इसके साथ साथ एक और अलग से चीज़ होगी, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। जो हमारे मेम्ब्रेन की होती है ना परमिएबिलिटी, वो भी इंक्रीज होती है, इंक्रीज वास्क्यूलर परमिएबिलिटी। अब वो कैसे होगी वो देखो मैं समझाता हूँ आपको। ये सेल है, ये सारे सेल है, रेडी, इधर भी सेल है, इधर भी सेल है। अब परमिएबिलिटी मतलब यहाँ से यहाँ पर जाना है, यहाँ से यहाँ पर जाना है किसी को, रेडी। तो परमिएबिलिटी होगी तभी उधर जा पाएगा। अगर परमिएबल नहीं है ये मेम्ब्रेन तो यहाँ से यहाँ पर कोई नहीं जा पाएगा। अब परमिएबिलिटी बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेगी वो समझाता हूँ मैं। अगर यहाँ पर ये मेम्ब्रेन में डैमेज हो गया, मेम्ब्रेन में डैमेज, तो परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डैमेज इन मेम्ब्रेन, ओके। दूसरा पॉइंट, अगर ये सेल है कहीं से देखो, इस सेल ने ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन चालू कर दिया, यहाँ से फोर्स लगा रहा है कि तुम बाहर जाओ बाहर जाओ, तो भी ये परमिएबिलिटी बढ़ेगी। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल। इन दो केस में वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये सारा था वास्कुलर इवेंट, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया वास्कुलर इवेंट क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेल्यूलर इवेंट। सेल्यूलर इवेंट में क्या क्या होता है वो। सेल्यूलर इवेंट, मेनली सेल्यूलर इवेंट में दो चीज़ें होगी। सेल्यूलर इवेंट में मेनली दो चीज़ें होगी। क्या होगा, एक तो WBC जो आए वो एक्यूमुलेट होंगे, और दूसरा होगा फेगोसाइटोसिस। इसको भी दो टाइप है, मतलब दो सब टाइप बोल सकते हैं आप। उसको बोलेंगे हम, इसके सेल्यूलर इवेंट के भी दो टाइप है, उसको हम बोलेंगे एक एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट और फेगोसाइटोसिस, ओके। सबसे पहले ये चालू करते हैं हम, एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट कैसे होगा। देखो, अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसके ऊपर से आपको समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मल अपनी ब्लड वेसल है, इसमें से इधर से ब्लड जा रहा है, इधर RBC WBC ये सब यहाँ से बीच में से फ्लो होते हैं, और ये साइड का मेम्ब्रेन है ना जहाँ पर ये वॉल, उधर क्या होता है, प्लाज्मा। हाँ, प्लाज्मा इस तरफ होता है, सेंटर में सब सारा कंटेन होता है, मेन जो ब्लड RBC WBC वो सब होता है ना वो। अब यहाँ पर इंजरी हुई तो सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा, इधर प्लाज्मा था तो प्लाज्मा इधर से सबसे बाहर आया, सबसे पहले प्लाज्मा आएगा, फिर जो ये बीच में ब्लड है ये भी धीरे धीरे इधर आना चालू होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, चेंज। ये जो फ्लो में जो चेंज है उसको बोलेंगे चेंज इन द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो, ओके। ये चेंज हुआ। अब इसमें RBC WBC सब है, इधर डैमेज है तो ये वॉल भी क्या बोलते हैं उसको, वॉल में डैमेज हुआ है तो यहाँ सबको पता लगेगा कि WBC आ रहे हैं धीरे धीरे, प्लेटलेट भी आ रहे हैं। अब धीरे धीरे इधर आएंगे, इसमें न्यूट्रोफिल बेजोफिल सब WBC में होगा। अब इधर से न्यूट्रोफिल आए, इधर जा रहे, इधर आया तो देखा उन्होंने इधर भैया कुछ डैमेज है, तो ये फट से चल के इधर आए, इधर आके ये ऐसे ऐसे घूम के, ऐसे गोल गोल घूम के इंस्पेक्शन कर रहे कि इधर हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो उसको बोलते हैं रोलिंग हुआ, मतलब ये घूम के देख रहे क्या हुआ, इधर सब इंस्पेक्शन हुआ। और फिर होगा इधर उसको कुछ अजीब दिखा तो मतलब इधर चिपक गए, उसको बोलेंगे एडहेशन। तो रोलिंग एंड एडहेशन, एडहेशन मतलब चिपक गए, इधर चिपक गए, इधर से ये ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब इधर से बाहर निकल सकते हैं। तो इधर से चिपक के फिर थोड़ी देर बाद इधर से बाहर निकले। अब इसको बोलेंगे इमिग्रेशन, मतलब हमको इस देश से उस देश में किसी दूसरे देश में जाना है तो हम उसको बोलते हैं ना इमिग्रेशन पे, इमिग्रेशन क्लियर हुआ नहीं हुआ,
दूसरे देश में जाना है तो हमें इमिग्रेशन करना पड़ता है, वैसा इस देश से इस देश में आने के लिए क्या करना पड़ता है, इमिग्रेशन। तो इसके बाद होगा इमिग्रेशन। इमिग्रेशन। अब ये यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल वो सब थे वो इधर आ गए। अब इधर आए तो उन्होंने देखा कि बॉडी में कुछ आया है, इधर कोई तो फॉरेन बॉडी आया है, तो ये क्या बोलते हैं, केमिकल रिलीज करना चालू करेंगे। ये इन्होंने केमिकल रिलीज करना चालू किया, उसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस, ओके, कीमोटैक्सिस हो गया। अब ये कीमोटैक्सिस इसको मार देगा और जो होगा वो, अब यहाँ तक समझ में आ गया। 4 स्टेप है। पहले तो ये ब्लड सीधा जा रहा था, उसमें चेंज आएगा तो उसको बोलते हैं चेंजिंग फॉर्म, चेंजिंग इन ब्लड फ्लो। फिर इधर न्यूट्रोफिल और बेजोफिल वो सब आएंगे, इधर घूमेंगे, उसको बोलेंगे रोलिंग। फिर यहाँ पर चिपकेंगे, उसको बोलेंगे एडेशन। यहाँ से निकल के बाहर आएंगे, उसको बोलेंगे इमिग्रेशन। बाहर आके ये केमिकल रिलीज करेंगे, उसको बोलेंगे कीमोटैक्सिस। ये खत्म, ये हो गया ल्यूकोसाइट वाला मामला खत्म। अब चालू होगा फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, अब इसको भी मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ। देखो, ये फॉरेन बॉडी बाहर से आया, कोई भी ये फॉरेन बॉडी बाहर से आया, जो उसकी सरफेस पे एक खास किस्म का प्रोटीन मान लो, हाँ प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं ओप्सोनिन। क्या? ओप्सोनिन। इसको आपको याद रखना है। कोई भी प्रोटीन बाहर से जो भी चीज़ आती है उन सब की सरफेस पे एक प्रोटीन कॉमनली देखा गया, उसको बोलते हैं ओप्सोनिन। अब ये ओप्सोनिन का काम क्या है? हमारी बॉडी में जो हमारी इम्यूनिटी है ना, इम्यूनिटी वो इस ये जो प्रोटीन है उसको हेल्प करता है कैसे, आइडेंटिफाई करने में कि बाहर से कोई आया है, ऐसा ओप्सोनिन। अब ये हमारे बॉडी का जो न्यूट्रोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल को पता लगता है इससे, ये है न्यूट्रोफिल, एन मतलब न्यूट्रोफिल, ओके। न्यूट्रोफिल, ये फॉरेन बॉडी है, उसका एफ बना देता हूँ मैं, एफ। अब न्यूट्रोफिल को ये ओप्सोनिन प्रोटीन देख के पता चलेगा कि ये बाहर से कुछ आया है, ओके। तो अब ये जाएगा इसके पास, ये इसको पता लग गया ओप्सोनिन से, तो इसको क्या फर्स्ट स्टेज बोलेंगे हम, रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन मतलब पता चलना, पता चल गया ओप्सोनिन से, ओके डन। अब ये जाएगा इसके पास, इसके पास पहुंचा, क्या करेगा, इसके पास जाएगा, बाहर की चीज़ आई भाई, अपने एरिया में तो अपन क्या दूसरे लोगों को आने नहीं देते, कुत्ते भी देखो अपने एरिया में किसी और को नहीं जाने देते, भौंकते हैं वैसा, तो ये भी अपने एरिया में किसी को आने नहीं देगा। अब ये पहुंच गया इधर, ये न्यूट्रोफिल इधर आया। अब ये क्या करेगा, इसके लिए ये इसमें जो एक्टिन और मायोसिन फाइबर आते हैं ना, जो हमने 12th में भी पढ़ा था अच्छे से, वो वाला एक्टिन और मायोसिन फाइबर ये एक्टिवेट कर देता है। एक्टिन मायोसिन फाइबर से ये एक फिर सूडोपोड डेवलप करना चालू करेंगे। देखो ये धीरे धीरे सूडोपोड डेवलप हुए, ऐसे धीरे धीरे डेवलप हो गए और इसको पूरा कवर कर लेंगे ऐसे। ये पूरा कवर कर लिया तो ये जो फॉरेन बॉडी था ये न्यूट्रोफिल के अंदर आ गया। आप देखा ये अंदर आ चुका है, तो इसको बोलेंगे एंगल्फमेंट। एंगल्फमेंट मतलब निगलना, पूरा निगल के अंदर आ चुका है। देखा आपने, ये पूरा बाहर था उससे अंदर आ गया, सूडोपोड डेवलप करके कवर कर लिया, तो उसको बोलेंगे एंगल्फमेंट। फिर अंदर आ गया, तो पूरा पूरा अंदर आ गया, तो उसको अंदर तो ऐसे रखेंगे नहीं, इसको भी कील करना होगा। तो कील करने के लिए ये क्या करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेंगे। अब उसको एक केमिकल रिलीज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, किलिंग। इस फेज को बोलेंगे हम किलिंग। किलिंग किया, खत्म, ये फेज भी खत्म हो गया हमारा। अब मार दिया, छोटे छोटे कटके कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं अब इसके। तो अब छोटे छोटे डेब्रिज जो बचे उसका डिजनरेशन हो जाएगा और ये उसका पाचन कर देगा और ये बात खत्म हो गई। तो आपको इसमें मेनली 3 फेज याद रखने, रिकॉग्नाइजेशन, एंगल्फमेंट एंड किलिंग। रिकॉग्नाइजेशन कैसे होता है, ओप्सोनिन प्रोटीन की मदद से, ओप्सोनिन प्रोटीन की वजह से सबको पता चलता है। एंगल्फमेंट कैसे होता है, सूडोपोड डेवलप होते हैं। वो कैसे सूडोपोड डेवलप होते हैं, क्योंकि हमारे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है एक्टिवेट होते हैं। फिर किलिंग कैसे होता है, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करके। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो बस यही चीज़ होती है फेगोसाइटोसिस में। यहाँ तक हमारा हो चुका है एक्यूट इन्फ्लामेशन खत्म। अब तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन के ऊपर। अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो, ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमारा मेन मकसद क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्ज़ाम में अपने आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।
बाय बाय।